नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान को शुरुआत कर रहे हैं और इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और अगर आप तैयारी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, पीईटी की परीक्षा यानी यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एसएससी आदि और भी जो स्टेट की परीक्षाएं हैं या अदर स्टेट्स की जो परीक्षाएं हैं जिसमें भारतीय संविधान का पार्ट पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ये वीडियोस बहुत ही हेल्प करेंगी। तो इसीलिए जो है आज ये श्रृंखला शुरुआत किया गया है, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 1 आपके सामने आज रहेगा, भारतीय संविधान का। अब हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, जो कि पहला चैप्टर है, क्योंकि भारत का संविधान को पढ़ने से पहले यानी आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कैसे भारत को जो संविधान है वो कैसे बना है, इसका हिस्टोरिकल जो एक व्यू रहा है वो कैसे कैसे बना। तो शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा भारत का संवैधानिक विकास। इसमें से भी आज ये पहला पार्ट है, चूँकि भारत का संवैधानिक विकास थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी जो है वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे और देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। पहला पार्ट है, तो पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से शुरू होता है, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास की शुरुआत कहाँ से, किस सन से मानी जाती है। तो दोस्तों आप वहाँ पर 1600 ईस्वी को लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से मानी जाती है तो आप ब्रिटेन से वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और किस चीज़ की स्थापना या किसकी शुरुआत के साथ होता है तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही स्टार्ट होता है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान बना उसका जो शुरुआत होता है वो कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में। कब हो रहा है, 1600 ईस्वी में। और किस संस्था की स्थापना से, तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे और कभी भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, अब आइए देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसके बारे में। दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में सबसे पहले देखेंगे, स्थापना कब होती है तो वो है आपका 1600 ईस्वी। कहाँ पर, तो यह है ब्रिटेन। किसके द्वारा होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है। तो वहाँ की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ के राजलेख के द्वारा जो है क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है आपका 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर लगाए हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि इसकी स्थापना का कारण क्या था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह क्यों स्थापित किया गया था दोस्तों, तो यह स्थापित किया गया था पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार के एकाधिकार के लिए। ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर पूर्वी देशों में व्यापार के उद्देश्य से, क्या, व्यापार के उद्देश्य से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और यह जो व्यापार था यह कितने दिनों के लिए था, तो यह 15 वर्षों के लिए था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया, इसी को 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या चार्टर कहा जाता है। ठीक है ना, 1600 ईस्वी का चार्टर कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत हुई, जो पूर्वी देशों में 15 वर्ष का एकाधिकार मिला अंग्रेज़ों को, उसको क्या कहा जाता है, तो 1600 ईस्वी का चार्टर भी कहा जाता है। यहाँ तक ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इस राजलेख के द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार सौंपा गया। ठीक है ना, इस राजलेख के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी को, कंपनी का मतलब यहाँ पर वही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, समस्त पूर्वी देशों में, ठीक है, पूर्वी देशों में अपना भारत भी आता है, तो समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार सौंपा गया। कब के लिए, 15 वर्षों के लिए। अभी आपने ऊपर पॉइंट में देखा था, लेकिन बार बार रिवाइज करते चलेंगे। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियाँ जो हैं 24 सदस्यीय परिषद में निहित की गई थी। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियाँ किस में निहित थी, तो वह 24 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी जिसमें सारी शक्तियों को समाहित किया गया था। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट देखिएगा,
इतने समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आइए देखते हैं। अब इसमें जब यह चार्टर बन जाता है 1600 के चार्टर के बाद एक दूसरा चार्टर आता है जिसका नाम है 1726, ठीक है ना, 1726 का लेख या चार्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमुख बातें, इसमें 2-3 प्रमुख बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थीं, ठीक है ना, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अलग अलग जगह जो है प्रेसिडेंसियों की स्थापना की गई और वहाँ पर गवर्नर्स को जो है नियुक्त किया गया। अब ये सब बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें हैं जो कि बहुत इस तरीके से डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जितना है उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे इसका डिटेल्ड आएगा अभी, क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह शुरू होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल शुरुआत में देखेंगे तो 1726 का जो ये लेख था या चार्टर था, लेख या चार्टर, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ये भी किया गया था। तो उसमें जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको क्या किया गया, विधि बनाने की शक्ति मिल गई थी। विधि मतलब कानून, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विधि बनाने की शक्ति। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को कब या किस विधि के द्वारा या किस चार्टर के द्वारा विधि बनाने का अधिकार मिला या कानून बनाने का अधिकार मिला, तो याद रखिएगा 1726 के लेख के द्वारा या चार्टर के द्वारा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई यहाँ पर कि 1726 का जो लेख था उसके द्वारा भारत में स्थित कंपनी को, कौन सी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में स्थित कंपनी को उपनियम तथा अध्यादेश, ठीक है ना, उपनियम यानी कि जो नियम बन के आते थे वह 24 सदस्यीय परिषद के द्वारा बनते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की शुरुआत में ही उसकी सारी शक्तियाँ उसमें निहित की गई थी, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत उपनियमों को बनाने के लिए जो है कंपनी को, भारत में जो कंपनी उपस्थित थी उसको उपनियम और अध्यादेश, यानी कि कभी कभी किसी स्थिति परिस्थिति में कोई अगर नियम या विधि लागू करना पड़े तो वह जो है क्या कहते हैं कि शक्ति जो है आपको कंपनी को मिली थी 1726 के लेख के द्वारा, ठीक है ना। तो यानी कि उपनियम और अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली कब, 1726 के लेख के द्वारा, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है 1726 के लेख से ही। और 1726 के लेख से ही क्या होता है कि कंपनी को जो है भारत में उपनियम और अध्यादेश बनाने की या जारी करने की शक्ति मिल जाती है। इतने पॉइंट समझ के इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक अभी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब इतना छोटा सा आपको लग रहा होगा बहुत ज़रा सी वीडियो है, तो ये ज़रा सी वीडियो नहीं है, चूँकि यहीं से 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अब चूँकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो 1600 ईस्वी के एक्ट के बाद आपने इधर 1726 पढ़ा है। 1726 के बाद अब हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट भी करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और पढ़ते रहिए। जल्दी से आप अपना सपना पूरा करिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।